Good morning, students. Today we will begin with a very nice topic, sentence analysis. Sentence analysis is very interesting topic, but you have to stay with me first of all. And second, I have told you again and again earlier many times that you have to subscribe my YouTube channel and like all the videos to support me and to support yourselves also, to support your friends also for their next and very bright future. तो मैं सतीश कुमार व्यास आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। और मैं आज आपको सेंटेंस एनालिसिस पर ले जाऊंगा। बड़ा मज़ा आएगा, आप मेरे साथ चलेंगे। सेंटेंस एनालिसिस को आज हम सीखेंगे। क्या होता है सेंटेंस एनालिसिस, कि एक छोटी से छोटी बात कितनी बड़ी तक चलती है, आज आप सीखेंगे। जो आज तक आपने नहीं सीखा होगा, आपको बहुत ज्ञान हो सकता है, आपको दुनिया का बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान हो सकता है, कि बारीकियाँ सतीश व्यास के माध्यम से आपको मिलेगी। आइए हम आपको ले चलते हैं। फ्रेंड्स, in making all types of sentences, I have compared an alphabet letter to a petal of a flower. An alphabet is like a petal of a flower, and the example is there B. B proceed towards a word, and word is compared to a flower. Word is compared to a flower. Word is called diction also, the part of vocabulary. So B becomes beautiful. Between an alphabet and word, there is another word also, and this is called morpheme. And this is called morpheme, M-O-R-P-H-E-M-E, morpheme. So from B it becomes beau. Beau is the word which can't be divided more. When a word is not divided further, it is called a morpheme. So from morpheme it becomes a word. Morpheme is also a part of a word, but morpheme has the meaning that it can't divide it anymore. So from alphabet it becomes word, and word is compared to a flower. When a flower is made half, a flower is used to make half garland, or the garland which is not full, only there is used some of the flowers and not fully flowers, then it can be compared to a phrase. Suppose you see from this beautiful word, it is a group of words. It is a group of three words are there. 1, 2 and 3 words are there, and it becomes a phrase, a beautiful flower. It is not full garland and not a flower. It is between them. So it is called a group of words. It is called a group of words which is not full meaning. After making a phrase, we proceed towards a clause. Clause is directly compared to a full garland in which all the flowers are tied with a thread, and it becomes fully garland which can be worn by anybody. एक पूरी माला बन जाती है, माला से पहले वेणी बनती है या गजरा बनता है जो अधूरा होता है, किसी बालों में लटकाने इत्यादि में काम आता है, वो फ्रेज से तुलना कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक माला बन जाती है जिसको पूरे गले में पहनाई जा सकती है, जिसमें पूरी तरह से थ्रेड धागा लगा हो, तो उसकी तुलना हम क्लोज से कर सकते हैं। एंड क्लोज ये बन गया, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर पूरा एक क्लोज का उदाहरण है। और मैंने आपको क्लोज वाले मेरे वीडियो में बताया था कि क्लोज का मतलब क्या होता है। एज मेनी एज वर्ब्स आर देयर, सो मेनी एज क्लोजेज आर। एक वाक्य में जितनी वर्ब्स होती हैं उतने क्लोजेज होते हैं। इसके लिए आपको मेरे पिछला वीडियो देखना पड़ेगा और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिना लाइक सब्सक्राइब किए ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक शिक्षक के मान सम्मान को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है कि उसके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, ताकि उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सारी उसकी चेतना है, उसके जो ज्ञान है वो पूरे विश्व को मिल सके। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य होगा। स्वार्थ से ऊपर आकर कार्य करें। तो रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। आपको बता दें, एक क्लोज होता है वो एक सिंपल सेंटेंस के बराबर होता है। एक क्लोज होता है वो एक सिंपल सेंटेंस के बराबर होता है।
लेकिन जैसे ही क्लोजेस की संख्या बढ़ती जाती है तो वो धीरे धीरे वो वाक्य कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ बढ़ता जाता है। तो आप देख लिए पूरी माला है। अब इन मालाओं के उपयोग हम अलग अलग करेंगे। अब एक माला से दो माला जोड़ेंगे, दो माला जोड़ के हो सकता है सरस्वती की बड़ी सी माला बनाएंगे। तो इसमें दो वाक्य, दो क्लोज देख लो। रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर एंड इज यूज्ड टू मेक फ्रेग्रेंस, कि रोज़ एक बहुत सुंदर पुष्प होता है और उसकी खुशबू बनाई जाती है। तो इसमें मैंने बीच में क्या लगाया, एंड लगाया। एंड लगाया, इसका मतलब कितने वाक्य बन गए, दो वाक्य बन गए। एक वाक्य ये और एक वाक्य, क्योंकि इसमें दो वर्ब है। जब दो वर्ब इकट्ठी हो जाती है तो इसका मतलब आप समझिए ये कौन सा वाक्य बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद यही माला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, आप देख सकते हैं विच इज यूज्ड टू मेक फ्रेग्रेंस, और यहाँ पर विच लगा दिया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ जाता है। सेंटेंस एनालिसिस मैंने क्लोज में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अभी आगे भी आ रहा है, अब उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से एक अल्फ़ाबेट लेटर की तुलना पेटल्स यानी फूल का जो पंखुड़ी है तो उससे करते हुए उसको वर्ड पे ले गया, उसको पुष्प बनाया। पुष्प एक वर्ड होता है, डिक्शन भी कह सकते हैं, डिक्शन से डिक्शनरी बनती है और वोकेबलरी का संबंध उसी से होता है। फिर फ्रेज बनाया, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड से लेकिन नॉट फुल मीनिंग नहीं होता है। फिर इसका क्लोज बन गया, एक क्लोज बराबर एक सिंपल सेंटेंस के बराबर होता है, इसमें एक वर्ब होता है। और फिर धीरे धीरे सिंपल सेंटेंस से बनते, जब क्लोजेस की संख्या बढ़ती जाती है तो वो फिर कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इस तरह सेंटेंस बदलते जाते हैं। अब आइए मित्रों, हम आपको ले जाते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। क्या कहा मैंने मित्रों, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही वर्ब की संख्या बढ़ती जाती है इस तरह से वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस को बांटते हैं हम सबसे पहले, इसको इसके भाग है, ए है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। एक ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत में सब्जेक्ट हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो। एक ऐसा वाक्य जिसके शुरुआत में सब्जेक्ट हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बताइएगा, बोलो मेरे साथ, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिसकी शुरुआत में देख लो सब्जेक्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। लेकिन एक बात अलग है कि अगर वो अफर्मेटिव होगा तो वो उसमें नॉट नहीं होगा, और नेगेटिव होगा तो उसमें नॉट का प्रयोग होगा। बस इतना फर्क है। तो असर्टिव के 2 पार्ट्स है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब एक ही पहचान है, उसके अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। देयर इज साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसमें भी 2 बनेंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, जिसको आप टेंस में पढ़ चुके हैं। मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे आप इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस पैटर्न बनाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, डू यू लाइक मी, डू यू नॉट हेट मी। तो यहाँ पर इस तरह से जो बनते हैं, इसमें चूँकि इसमें क्या है, नॉट नहीं, इसमें नॉट आ गया है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का पहला पार्ट कौन सा हो गया, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस के पार्ट होते हैं उसको कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके शुरुआत में वी फर्स्ट होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और शेष भाग होता है। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी जिसको बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। कई बार मैं बोल चुका हूँ बेयर इन्फिनिटिव, याद रहे तो याद रखें। जिससे आप देखते हैं ये गेट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ हेल्प मी, ये हेल्प है, डिस्टर्ब है, ये गेट है, ये सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब डायरेक्ट कोई आदेश दिया जाता है, डायरेक्ट कोई सुझाव दिया जाता है, डायरेक्ट कोई किस तरह का रिक्वेस्ट किया जाता है, ऐसे मौके पर इनको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड दीज आर जनरली बिगिंस फ्रॉम V1 दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव, गेट, disturb and help. These are bare infinitive and these are used in imperative sentences. Imperative sentences, the sentence begins with V1 and O, that is called bare infinitive. आदेशात्मक वाक्य हो सकते हैं इसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। फिर आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव जिसमें आशा होती है, आशीर्वाद इत्यादि, आशीर्वाद होता है, आपको श्राप दिया जा सकता है। ऑप्टेटिव जिसमें विश होती है, इच्छा है, एक व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप आगे वाले पर अपनी इच्छा थोपता रहता है, वो कॉल है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसकी शुरुआत ही होती है, शुरुआत में मैं आ सकता है, विश आ सकता है, लास्ट में फुल स्टॉप है, इस तरह के चिन्ह आपके सामने नजर आ सकते हैं। विश भी हो सकता है, शुरुआत में मैं हो सकता है, लेकिन पीछे याद रखें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। आप ये नहीं समझेंगे मैं दे रखा है क्वेश्चन मार्क नहीं,
क्वेश्चन मार्क तो क्या होगा, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। मे कम और विश जब होता है मतलब इच्छा है। आप देख सकते हैं वाक्य यहाँ पर, मे यू लीव लॉन्ग, तुम लंबा जियो, मे गॉड हेल्प यू इन दिस ट्रेजडी। इस तरह की जो ट्रेजडी हो रही है आज कोरोना पीरियड में, कई सारी जान जा रही है, तकलीफ आ रही है, भगवान इसमें आपकी सहायता करे। विश यू ए वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, तुम्हारा जीवन बहुत सक्सेसफुल बने। मे योर टीम विन द मैच, तुम्हारी टीम मैच जीते। ये सारी इच्छाएं हैं। मे यू डाई, जाओ तुम मर जाओ। मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। इस तरह से अच्छे और बुरे जो भी विश होती है उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मित्रों, अगले जो आते हैं सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें अचानक खुशी, अचानक गम होता है, विस्मय हो जाता है। अचानक आप बैठे हैं, अचानक किसी ने आपको धीरे से चुंटी भर दी तो आप उछल के ओ, इस तरह के जो वाक्य, इस तरह के जो हम शुरुआत होती है, जैसे इसमें हे, ओ, आ, अलास, आउच, इस तरह के शुरुआत होती है, वो कौन से कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल दिए, हे डोंट टच मी, अलास, इसके पीछे आप देखो चिन्ह देख लें, अलास माई डॉग इज डेड, मेरा कुत्ता मर गया। हुर्रे वी हैव वॉन, हम जीत गए। देखिए में पूरा मुंह खुलता है, इसका मतलब खुशी होती है। ओ में मुंह बंद हो जाता है, दुख का इलाज करता है। वी हैव वॉन, व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो यार, तुम कितने मूर्ख हो। व्हाट ए नाइस सीनरी इट इज, कितनी सुंदर सीनरी है। हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, ये गुलाब कितना सुंदर है। व्हाट ए पीटी यू कांट अंडरस्टैंड, ये कैसी विडम्बना है, तुम मुझे नहीं समझ सकते यार। व्हाट ए पीटी। हुश, चाइल्ड इज स्लीपिंग, चुप रहो, बच्चा सो रहा है। ब्रावो, व्हाट ए शॉट, खिलाड़ी मैदान में खेल रहा है उस समय ये शब्द का प्रयोग करते, ब्रावो, व्हाट ए शॉट। तो आप देख सकते हैं इस तरह के, आप देख रहे हो ये शब्द देख रहे हो जिनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रखे हैं। ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और मित्रों आप बता दें कि ये जो पांचों प्रकार थे सभी किसके पार्ट हैं, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस की विशेषता क्या है, व्हेन देयर इज वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब in a sentence, it is called a simple sentence. When two simple sentences are mixed, are joined, are made with the help of and, but, so, or, otherwise, else, इनसे मिलकर जो वाक्य बनते हैं उन्हें कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस भी बनाते हैं। एंड होता है बीच में, बट होता है, सो और का मतलब अदरवाइज एल्स भी होता है। इससे मिलकर जो वाक्य बनते हैं मित्रों वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस का मतलब होता है वर्ब होना, उसमें वर्ब होना जरूरी, इसमें भी वर्ब होगी, इसमें भी वर्ब होगी, दोनों में वर्ब होगी, लेकिन जुड़ेंगे किससे, वो एंड, बट, सो और का मतलब अदरवाइज और एल्स भी होता है। ऐसे वाक्य हो तो उनको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। समझ में आ रही बात अच्छी तरह से। मेरी कुटिया देखें, जैसे देखा है, जॉन इज ए डॉक्टर एंड मैरी इज ए टीचर। आप देखते दो वाक्य हैं, बीच में क्या जुड़ा, एंड जुड़ा, कौन सा वाक्य कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत कठिन कार्य किया, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका, बट आया बीच में, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हुआ, कंपाउंड। यू डिडंट रिप्लाई, तुमने जवाब नहीं दिया, सो आई केम, इसलिए मैं आ गया। तुमने जवाब ही नहीं दिया इसलिए मैं आ गया, तुमने जवाब नहीं दिया इसलिए मैं नहीं आया, ये भी हो सकता है। तो सो से जुड़ जाए। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, और फेस द फेल्योर, कठिन मेहनत करो नहीं तो असफलता का सामना करो, अदरवाइज भी हो सकता है। कई बार एल्स का प्रयोग, लेस्ट का प्रयोग भी हो सकता है। तो इस तरह के जो वाक्य बनते हैं जिनमें एंड, बट और सो के प्रयोग होते हैं उनको कौन सा सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसमें दो क्लोज जुड़ जाते हैं, एक क्लोज दो क्लोज। मित्रों आगे हम चलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो जटिल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत सरल होते हैं, मैंने आपको क्लोज एनालिसिस में आपको बताया था। मित्रों दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो तभी सफल होगी जब आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, तो अधिकतर मित्र उसका लाभ ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें एक MCL होता है, मेन क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज, और इसके साथ मैनी सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकते हैं जिनकी शुरुआत हु से हो सकती है, हुम से हो सकती है, विच से हो सकती है, हुज हो सकता है, दैट हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हाट हो सकता है,
हाउ हो सकता है, वेन हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, सिंस हो सकता है, इफ हो सकता है। ऐसे कई सारे जो होते हैं जिनसे एक वाक्य की शुरुआत होती है उसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज किसके कहते हैं? मेन क्लोज। मैं आपको सीधा एग्जाम्पल वापस ले जाना चाहूँगा कि विद्यालय के अंदर एक प्रिंसिपल एक ही होता है, लेकिन एक प्रिंसिपल साहब के साथ हमारे स्टाफ के कई मेंबर्स हो सकते हैं। हो सकता है माननीय प्रिंसिपल साहब एक हों, लेकिन उनके साथ एक व्यक्ति अलग हो सकता है। हो सकता है उनके साथ एक से ज़्यादा भी स्टाफ मेंबर हो सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत आपको बता दिया इस तरह से होती है। तो प्रिंसिपल क्लोज एक ही होता है। जैसे आई फाउंड द मैन, ये कौन सा क्लोज कहलाएगा? मैन क्लोज। इसको प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। इसके साथ जुड़ गया हु हेल्प्ड मी इन उदयपुर, जिन्होंने मेरी उदयपुर में सहायता की थी। अब आगे देखो, वाक्य और बढ़ा दिया मैंने, वेयर महाराणा वॉज बोर्न, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितने सबऑर्डिनेट क्लोजेस में, एक और एक दो। तो मैं आपको बताऊं कि मैं केवल एक प्रिंसिपल क्लोज के साथ पूरा एक पेज भर के भी सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ के बना सकता हूँ। डब्ल्यू शब्द, देट इत्यादि का प्रयोग बनाया जा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं? ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन प्रिंसिपल क्लोज, वन मैन क्लोज, or you may say only one simple sentence, and with that simple sentence many subordinate clauses are there which generally begins with who, whom, which, whose, that, where, what, how, when, because, since, if। तो ये जितने भी शुरुआत करते हैं ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि मैं केवल एक वर्ड से, एक अल्फ़ाबेट से मैं आपको घुमाते घुमाते अल्फ़ाबेट से मॉर्फीम, है ना, अल्फ़ाबेट से मॉर्फीम से वर्ड से फ्रेज से क्लोज से सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस के बाद मैं आपको तीनों सेंटेंसेस भी पढ़ा दिए। और मित्रों, आपको बता दूं कि इन्हीं सेंटेंसेस के माध्यम से बाद में क्या बनते हैं? इन्हीं सेंटेंसेस के माध्यम से पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ को क्या कहते हैं? लेसन कहते हैं। और पैराग्राफ के बाद क्या बनता है? पैसेज बनता है। क्या बनता है मित्रों? पैसेज बनता है। और पैसेज के बाद क्या बनता है? पूरा यूनिट बन जाता है। और एक यूनिट बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये यूनिट सारे मिल करके क्या बना देते हैं? एक पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं। और कई सत्रों के सिलेबस मिल करके एक क्यूरिकुलम बन जाता है। और इस तरह से एक वर्ड से लगाकर क्यूरिकुलम तक हम चलते हैं और ये पूरी प्रक्रिया बनती रहती है। तो मित्रों, आपको मेरा यह सेंटेंस एनालिसिस बहुत मज़ेदार समझ में आया होगा। आप आपके विचार, मेरे विचार, क्योंकि मेरे विचार आपके माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग की उपज आपके दिमाग में जाएगी और आपके दिमाग की उपज कई लोगों तक फैलेगी। आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आगे बढ़ावें। और मेरा जो YouTube चैनल है सतीश कुमार व्यास श्रेष्ठ, इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब तुरंत करें, ताकि आपको बार बार मेरे वीडियो का लाभ मिलता रहे और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। यही मेरी आपके लिए शुभकामना है, यही मैं आपके लिए शुभकामना बार बार कर सकता हूँ। सो फॉर टुडे इट इज़ टू मच, आई विल जॉइन यू टुमारो ऑल्सो। टिल देन, once again, thank you and thank you।